हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सेलेक्ट करें म्यूचुअल फंड। मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनको इस बात का आइडिया नहीं होता कि म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें। वो किसी भी अपने रिलेटिव, किसी भी फ्रेंड से पूछते हैं और उनके एडवाइस पे अपना पैसा लगा देते हैं म्यूचुअल फंड में, या कभी किसी पेपर में पास्ट परफॉर्मेंस की रेटिंग देखी और उसके हिसाब से पैसा लगा दिया। अब वो लोग अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी रिसर्च करें या वो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए टाइम निकालें। तो उनको उनके लिए जरूरी है कि वो जिस स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, अपनी हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं, उसके पीछे कोई एनालिसिस हो। जस्ट स्टैटिस्टिक्स ना हो कि पास्ट में उसने क्या किया है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, वो भी इंक्लूड होना चाहिए। तो उसके लिए मनी कंट्रोल ने एक क्यूरेटेड बास्केट बनाई है 30 टॉप फंड्स की, और ये बास्केट अभी बनाई है, लेकिन ये इसको पीरियोडिकली रिव्यू करेंगे, मॉनिटर करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड चेंजेस करेंगे। तो मैंने जब इसको एनालाइज किया तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने क्या मेथोडोलॉजी फॉलो करी है म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए, और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले पहले तो इस अगर स्कीम के बारे में हम बात करें, तो ये जैसे मैंने बताया, इसका नाम MC30 है, मनी कंट्रोल 30। और ये क्यूरेटेड बास्केट है, जिसमें कि 30 इन्वेस्टमेंट्स वर्दी म्यूचुअल फंड को इंक्लूड करेंगे। ये सिर्फ 30 ही रहेंगे, और अगर उसमें से किसी की परफॉर्मेंस खराब होती है तभी किसी को रिप्लेस किया जाएगा पीरियोडिकल रिव्यू के बाद, या कोई और फंड बहुत अच्छा करता है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो अगेन ये भी एक इसको गाइडेंस की तरह यूज कीजिए, ब्लाइंडली रेप्लिकेट मत कीजिए, बट ये एक एक्स्ट्रा आपको वेपन देती है। रेगुलर जो कि और रेटिंग्स होती हैं जो कि प्योरली पास्ट परफॉर्मेंस पे होती हैं, इसमें आपको कुछ एनालिसिस भी इंक्लूडेड है, तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। बट अगेन आप रिव्यू करें और आप अपने आप भी मॉनिटर करें और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करें। तो इस स्कीम में क्या है कि ओवरऑल अभी आपको पता होगा कि सेबी ने, पहले इतनी सारे स्कीम कैटेगरीज हो गई थी, तो सेबी ने उसको थोड़ा फॉर्मलाइज किया, रेगुलेट किया, और अब उन्हें अलाउ किया है कि 37 स्कीम्स होंगी, जिसमें कि कंपनीज और असेट मैनेजमेंट कंपनीज म्यूचुअल फंड रोल आउट कर सकती हैं। तो मनी कंट्रोल ने उन 37 में से सिर्फ 11 स्कीम को सेलेक्ट किया है। तो हम पहले देखेंगे कि ये स्कीम्स क्या है। इक्विटी में इन्होंने फ्लेक्सी कैप स्कीम को, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को सिलेक्ट किया है, क्योंकि इनके हिसाब से इस कैटेगरी में फंड मैनेजर को काफी लिबर्टी मिलती है डिसीजन लेने की, और वो आपके पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को इग्नोर किया गया है, क्योंकि इसमें दो स्कीम इतनी डिफरेंट होती हैं कि बहुत डिफिकल्ट होता है उनको रेट करना। उसके बाद वैल्यू एंड कॉन्ट्रा फंड्स को भी इसमें इग्नोर किया गया है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बहुत ही डाइसी है, क्लियर नहीं है, तो उसमें बहुत सारा ग्रे एरिया है, तो इन्होंने इसको इग्नोर किया है। और थर्मेटिक एंड सेक्टर फंड्स, क्योंकि ये छोटे यूजर के लिए और लॉन्ग टर्म यूजर के लिए इसमें वॉलेटाइल हो सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अगर आपको जानकारी नहीं है तो इन फंड्स में नहीं जाना चाहिए, तो इसको भी इग्नोर किया गया है। और डेट साइड में इन्होंने शॉर्ट टर्म, कॉर्पोरेट बॉन्ड, बैंकिंग और PSU डेट फंड को यूज किया है, चार स्कीम्स। और इन्होंने लिक्विड फंड्स और ओवरनाइट फंड्स को इग्नोर किया है, क्योंकि मोस्टली ये फंड्स पार्किंग के लिए यूज होते हैं, कि अगर आपका पैसा कुछ दिनों के लिए फ्री है, कुछ टाइम के लिए फ्री है, तो इधर पार्क कर दो। बट ये स्कीम का मोटिव है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या अच्छे म्यूचुअल फंड ऑप्शंस हैं, तो इसलिए इनको इग्नोर किया गया है। और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी इग्नोर किया गया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बॉन्ड्स का प्राइस इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड होता है, तो वो बहुत ही रिस्की हो सकती हैं। तो ये इन दो स्कीम्स को भी इन्होंने इग्नोर किया है। इसके अलावा इन्होंने एक एग्रेसिव हाइब्रिड स्कीम ली है, जिसका कि 65 to 80% इक्विटी में होना चाहिए और बाकी डेट में। और 5 इन्होंने पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स एंड ETF फंड लिए हैं, जो कि आजकल काफी अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि सेबी की
रेगुलेशन के बाद फंड मैनेजर के हाथ काफी टाइट हो गए हैं, उनके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है शेयर को अ, अम, मतलब कि डिफरेंट शेयर में इन्वेस्ट करने की। तो इसलिए मोटा मोटी अगर आपने स्कीम में देखा होगा तो लार्ज कैप में सब में मोटा मोटी सेम शेयर होते हैं, उनका सिर्फ एलोकेशन डिफरेंट होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि परफॉर्मेंस उनकी जज करना। और हिस्टोरिकली देखा जा रहा है कि वो इवन इंडेक्स फंड की और इंडेक्स की परफॉर्मेंस को भी मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने 5 पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स और ईटीएफ फंड इसमें इंक्लूड किए हैं। तो अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करें तो साइज के हिसाब से इन्होंने ये डिसीजंस लिए हैं कि कोई भी इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड अगर वो 7 साल से पुराना नहीं है, यानी कि नया है, उसे 7 साल से कम हुआ है, या उसके ओवरऑल कॉर्पस 100 करोड़ से कम है, तो उसको इग्नोर किया गया है, स्कीम में इंक्लूड नहीं किया गया है, रेट नहीं किया गया है। सिमिलरली डेट फंड के लिए 5 साल और 500 करोड़ का क्राइटेरिया यूज किया गया है, और अगर इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है तो उसको इग्नोर किया गया है। फोकस फंड्स एक कैटेगरी है जो कि इसमें एक्सेप्शन दी गई है, और क्योंकि वो सिर्फ 3 साल पुरानी है, बट इन्होंने उसकी रिटर्न को इवेल्युएट किया और इनको पता लगा कि ये फंड इसमें इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा जिन कैटेगरीज में, जिन फंड्स में 2018 की सेबी गाइडलाइंस के बाद अ, बहुत मेजर रिकैटेगराइजेशन हुआ है, उनको भी इन्होंने इग्नोर किया है। और इन सब में इन्होंने जब परफॉर्मेंस चेक की है उनकी, तो 1, 3 एंड 5 इयर्स की रिटर्न को एनालाइज किया है ओवर ए पीरियड ऑफ 7 इयर्स। तो हो सकता है कि अगर आज आप पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में देखें तो परफॉर्मेंस अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन इन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स पे 7 इयर्स के, 1, 3 और 5 इयर्स की परफॉर्मेंस को चेक किया है, तो ये एक एक्स्ट्रा एज देता है आपको। और उसके बाद अगर रिस्क की बात करें तो इन्होंने एक सॉर्टिनो रेशो ऑफ फंड यूज किया है। ये काफी पॉपुलर फंड है, ये वॉलेटिलिटी चेक करता है ये रेशो। ये देखता है कि एक अगर कंसिस्टेंट वॉलेटाइल है फंड, या उसमें एक सडन वॉलेटिलिटी देखी जाती है, तो उन उन बेसिस पे इन्होंने स्कीम्स को रेट किया है। इसके अलावा अगर किसी स्कीम में कैश होल्डिंग 10% से ज्यादा है, मान लो कि एक फंड है वो 10% अपना कैश फ्री रखता है, तो ऐसी स्कीम को उन्होंने पिनलाइज किया, मतलब उसको कम नंबर दिए हैं और अपनी रेटिंग कम दी है। तो इनका ये आइडिया है कि अनलेस कि वो टेक्टिकल कैश रिटेंशन हो, कि आपका कोई प्लान है कि अभी मार्केट की कंडीशन ठीक नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए आपने टेक्टिकली उसको रखा हुआ है, बट अगर आप रेगुलरली आप 10% से ज्यादा कैश होल्ड करते हैं, उसको इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो उन स्कीम्स को इन्होंने पेनलाइज किया है। सिमिलरली फोकस स्कीम में अगर पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेट अगर एक पर्टिकुलर एरिया में ही ज्यादा हो रहा है, तो उसको भी इन्होंने बियॉन्ड ए पॉइंट पेनलाइज किया है। डेट स्कीम में इन्होंने, अगर आपकी कोई डबल ए रेटिंग से कम आपको रेटिंग मिली है, तो उन स्कीम्स को इन्होंने काफी पेनलाइज किया है और उनके नंबर काफी कम दिए हैं। तो इसमें ज्यादा पेनलाइज उनको किया है जिनका कि ऐसी स्कीम में 40% या उससे ज्यादा एक्सपोजर है। और इसके अलावा इन्होंने अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में, जैसे कि आप एक स्कीम है वो अदानी की डिफरेंट कंपनीज में डालती है, या और भी बहुत सारे ऐसे, जैसे टाटा के एक ग्रुप है, तो अगर किसी का एक पर्टिकुलर ग्रुप में 10% से ज्यादा स्टेक हो रहा है, तो उस स्कीम को भी इन्होंने पेनलाइज किया है, काउंट किया है कि भाई इसमें अगर रिस्क है तो उसको कम पॉइंट्स दिए गए हैं। हालांकि सेबी ने 20% बोला है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में 20% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, बट इन्होंने 10% का क्राइटेरिया फॉलो किया है ताकि रिस्क और भी कम हो जाए। उसके बाद जब सब ये करने के बाद इन्होंने जब पॉइंट दिए हैं, तो इन्होंने टॉप 10% जो इनकी स्कीम्स आई हैं उन्हें 5 स्टार रेट किया है, नेक्स्ट 20% को 4 स्टार रेट किया है, उसके बाद नेक्स्ट 40% को 3 स्टार रेट किया है, और उसके बाद की नेक्स्ट 20% को 2 स्टार रेट किया है, और लास्ट में 10% को 1 स्टार रेट किया है। तो यहाँ पे तो ये आ गई, ये तो सारी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपकी एक रेटिंग आ गई। उसके बाद इन्होंने फ्यूचर पर्सपेक्टिव को भी उसमें ऐड किया है। एज ए नेक्स्ट स्टेप
उन्होंने ये किया है कि उन्होंने सिर्फ जो कि 4 स्टार और 5 स्टार हैं उन्हीं स्कीम को इंक्लूड किया है, और उसमें भी जो बेटर और कंसिस्टेंट डिलीवरी इनको लगता है कि इनके एनालिसिस के हिसाब से देगा, उसी स्कीम को इंक्लूड किया है। उसके बाद इन्होंने एक मेजर स्टेप जो चला है वो ये है कि इन्होंने हर जो भी स्कीम इनकी फाइनलाइज हुई है 30 स्कीम्स और 30 फंड्स, उसमें जाके इन्होंने ईच एंड एवरी फंड मैनेजर के साथ बात करी है, और ये इनका एक बहुत मेजर क्राइटेरिया रहा है उसको फाइनलाइज करने का। उन्होंने उससे डिस्कशन किया है, उसका इंटरव्यू किया है, उसके पर्सपेक्टिव को समझा है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि नॉर्मली आप कहीं पे भी रेटिंग्स को चेक करेंगे तो ये नहीं होता है। और उसके बाद इनका जैसे मैंने बताया कि ये अभी आई थिंक 20th अगस्त को इन्होंने, या 16th अगस्त को, सॉरी 16th अगस्त को इन्होंने अपना पहला वर्जन इशू किया है। और लेकिन ये ग्रेजुअली उसको और पीरियोडिकली उसको रिव्यू करेंगे और अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस किए करेंगे। तो चेंजेस के लिए इसमें क्या रहेगा कि कोई भी नई स्कीम अनलेस कि वो 4 स्टार और 5 स्टार है, इसमें एंटर नहीं कर पाएगी। और अगर कोई पुरानी स्कीम है और वो अगर 3 स्टार पे चली गई है, तो उसमें नई इन्वेस्टमेंट को ये होल्ड रिकमेंडेशन देंगे कि भैया नया इन्वेस्टमेंट मत करो। और अगर वो 2 पे चली गई है या 1 पे चली गई है, तो उस स्कीम से ये एग्जिट करेंगे, और ये कोई उसको रिप्लेस करेंगे विद द बेटर अल्टरनेटिव। तो ये उनकी बहुत ही थॉरो एनालिसिस लगा है। आई थिंक अगर आप इसको यूज करें, अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि खुद से आप एनालाइज कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो भी फाइनल फंड्स इस स्कीम के बाद और इस प्रोसेस के बाद निकल के आए हैं, वो बहुत ही इफेक्टिव हो सकते हैं। तो आप कंप्लीट लिस्ट इसकी इस लिंक पे अवेलेबल है, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप इसको कर सकते हैं। मैं क्विकली आपको इसकी वेबसाइट दिखाऊंगा कि वो कैसा दिखता है वो पेज। तो अगर आप इस लिंक पे जाओगे तो वो ऐसा आपकी स्क्रीन खुलेगी। ये मैंने इसकी इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी थी। तो इसमें ये सारी की सारी 30 स्कीम्स अभी अवेलेबल हैं, और उनकी 3, 5 और 10 ईयर की परफॉर्मेंस है पास्ट की। उसके अलावा आप जाएंगे तो इसमें डिफरेंट हेडर्स हैं, रिस्क रेशोज उसमें कवर किया गया है सारे फंड, सारी 30 स्कीम्स का। और उसके बाद फंड मैनेजर कौन है, उनकी डिटेल्स और वो कितना एक्सपीरियंस है, वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड किया गया है। पोर्टफोलियो इंक्लूड किया गया है कि ये स्कीम में कितने शेयर्स हैं, कितना एलोकेशन उनका डिफरेंट पोर्टफोलियोज में है, असेट एलोकेशन क्या है। और एंड में इन्होंने स्नैपशॉट भी दिया है कि ओवरऑल इसके फंडामेंटल्स कैसे दिखते हैं। तो ये काफी ज्यादा डिटेल में है, आपको एक ही जगह मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी आपके पास गाइडेंस मटेरियल हो सकता है। तो ये वीडियो था जस्ट फॉर म्यूचुअल फंड। आपको अगर सेलेक्ट करना है और आपको प्रॉब्लम आ रही है कि कहाँ पे करा जाए, तो आई एम श्योर कि ये MC30 आपका सोल्यूशन हो सकता है। That's it for today, and thanks a lot for watching the video, and God bless you all.